हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, पिछले कुछ दिनों में मैं थोड़ा डिले हो गया अपने करंट अफेयर्स के जितने भी मैं टॉपिक्स लाता हूँ उनमें। लेकिन यह डिले, इसके पीछे कारण था बेसिकली मैं और भी अच्छे सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहा था, जिसमें क्या है हम लोग जो है लाइव आ सकें, मैं लाइव आ सकूँ और लाइव में आपसे मैं इंटरेक्ट भी कर सकूँ। आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब बिल्कुल उसी समय है ना, जो है रियल टाइम में दे सकें, उसी समय दे सकें। तो इस तरह के जो फीचर्स पे मैं काम कर रहा हूँ और इसलिए मुझे कुछ है ना समय ज़्यादा लग गया पिछले दिनों में। तो कई बार ऐसा डिले इसीलिए होगा क्योंकि कहीं न कहीं मैं जो है इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, ताकि क्या हो सके, मैं कंटेंट्स को और भी अच्छे से आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो देखिए, आपने जो पिछले दिनों में जो आंसर्स दिए थे, मैं उस पर चर्चा कर लेता हूँ। तो देखिए, लास्ट जो लेक्चर था उसमें आपने ये आंसर दिया था कि भई ऑपरेशन वेनिला। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, ये जो वेनिला है ना, ये वेनिला बीन्स होते हैं। जैसे कॉफ़ी के बीन्स होते हैं ना, उसके जो बीज होते हैं। तो वेनिला बीन्स जो है अमेरिका का प्रोडक्ट है, लेकिन इसे उगाया गया मेडागास्कर में लाके। और दुनिया का लगभग सबसे ज़्यादा जो वेनिला जो आइसक्रीम खाते हैं, वो मेडागास्कर में ही उगाया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम पहली बात तो वेनिला रखा, क्योंकि वेनिला जो है मेडागास्कर में। और मेडागास्कर जो है, ये एक बहुत ही वर्स्ट हिट था उन दिनों में एक साइक्लोन के चलते। और वहाँ पर साइक्लोन आया था, तो भारत ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके और वहाँ पर अपना एक ऑपरेशन भेजा था, ऑपरेशन वनीला, ताकि वहाँ के लोगों को बचाया जा सके और उन्हें खाने पीने की सुविधा प्रदान की जा सके। तो ऑपरेशन वेनिला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2020 की बात है। तो वेनिला आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी चीज़ का नाम जो है ना, वहाँ की कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ है ना, तो उससे रिलेटेड होता है, वहाँ के देश की संपदा से, वहाँ के खेती से। जैसे वेनिला यहाँ पर किससे रिलेटेड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती की जाती है वेनिला की, राइट। इसके बाद में एक और आंसर आ रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना, मॉन्ट्रियल मैंने बताया था आपको, मॉन्ट्रियल शहर है, वाडा का मुख्यालय जो है वो भी यहाँ पर है। और नाडा तो भारत में है ना, तो नाडा का मुख्यालय न्यू दिल्ली में, तो वाडा जो है मॉन्ट्रियल में है। ये बात हमने डिस्कस की थी, है ना। संदीप कुमारी जो है उसको जो है बैन कर दिया है 4 वर्ष के लिए, इस पर डिस्कस किया था हमने। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रेटी संधि हुई, और ये किसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड थी, ओजोन परत से के प्रोटेक्शन से रिलेटेड थी। इसको कब लाया गया, 16 सितंबर 1987 को। इससे 2 वर्ष पहले पेरिस समिट भी हुआ था, लेकिन पेरिस के अंदर वो कंक्लूजन नहीं निकल पाया। तो ओजोन परत के लिए सन 2000 में सभी विकसित राष्ट्र, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, और 2010 में सभी विकासशील राष्ट्र जो है ना, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि उनके रेफ्रिजरेटर, एसीज वगैरह में यूज़ होती है, उसको बैन करके कुछ और टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके ऊपर क्या है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही जो है ना ओजोन परत में छिद्र होने का सबसे ज़्यादा मेजर कारण था। और 16 सितंबर 1987 को इस यहाँ पर मीटिंग हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन डे के दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये इफेक्टिव कब हुई थी, 1 जनवरी 1989 को ये इफेक्टिव हुई थी। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, हंगरी की कैपिटल क्या है, इट इज़ बुडापेस्ट। तो आप मुझे ये भी बताइए, बुडापेस्ट है ना, कौन से नदी के किनारे पर स्थित है ना। और ये भी बताइए कि कौन उस नदी के किनारे पर और कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर लोकेटेड है ना। बुडापेस्ट किस नदी के किनारे पर है, यूरोप की एक नदी है, बहुत ही फेमस नदी है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप मुझे बताइए बुडापेस्ट किस नदी पर स्थित है ना। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, और करेंसी जो है हंगेरियन है ना, फॉरेंट, ये इसकी करेंसी चल रही है। ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन संजीवनी और ऑपरेशन नीर, ये तीनों कहाँ के लिए चलाए गए थे, मालदीव के लिए चलाए गए थे। संजीवनी तो अभी हाल ही में भेजा था, कोविड-19 के लिए हमने बहुत सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पर भेजे, राइट। तो अब हम लोग अगले पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या आंसर्स दिए। तो देखिए, आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, ऑल द ऑपरेशन स्टार्ट इंडिया फॉर मालदीव, है ना, फॉर मालदीव। कैपिटल क्या है मालदीव की, माले। करेंसी आपको पता ही है, रुपया है इसकी। और इब्राहिम सोली अभी यहाँ के पीएम बने हाल ही में, और इब्राहिम सोली इंडियन फेवर्ड है। इससे पहले जो थे वो चाइनीज़ फेवर्ड थे। तो इब्राहिम सोली याद रखना, ये अभी हाल ही में चुने गए हैं। तो इब्राहिम सोली यहाँ के पीएम हैं मालदीव के। मालदीव एक छोटा सा देश है, कुछ 1 लाख के करीब यहाँ की पॉपुलेशन है। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम मजलिस है ना। तो ये बात आपको याद रखनी। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझ में आ जाएगा कि ये भी प्रश्न पूछा गया था। जितने भी ये पॉइंट्स चल रहे हैं ना, इसको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि बार बार डिस्कशन से वो हमारे लिए परमानेंट हो जाते हैं। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये 11 मई को मनाया गया था 2019 में। याद रखना, 2019 में ही हमने
है ना, 11 मई को मनाया था। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाया कब जाता है, कौन से दिन मनाया जाता है, हमेशा याद रखना मई के सेकंड सैटरडे को, मई के कौन से सैटरडे को, सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। तो इस बार सेकंड सैटरडे 2020 में कब आया, अभी जो सेकंड सैटरडे आया था वो कब आया था, 9 मई को। तो इसलिए 2020 का जो है माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया होगा, 9 मई को। ये बात क्लियर हो गई। और 2019 में जो है ये 11 मई को आया था। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी डे आपको समझ में आ गया होगा। माइग्रेटरी बर्ड डे का मतलब होता है जो प्रवासी पक्षी दिवस है। तो ये इस बार जो है 2020 में आपसे पूछा जा सकता है 2020 में किस दिन मनाया, तो याद रखना 9 मई को। और कब मनाया जाता है, सेकेंड ऑफ सैटरडे ऑफ मई के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है, राइट। अब देखिए कोलंबिया जो है आपको सबको पता है कि साउथ अफ्रीका, नो ये साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट नहीं है, ये साउथ अमेरिका लिखना चाहते होंगे शायद, है ना। साउथ अफ्रीका तो एक देश है, साउथ अमेरिका। तो कोलंबिया साउथ अमेरिका में है, इसकी राजधानी बगोटा है और करेंसी कोलंबियन पीसो है। कोलंबिया है ना, कोलंबिया, बगोटा इसकी राजधानी है, तो याद रखना ये। देखिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो अवार्ड है, मैंने पूछा था आपसे, पिछले दिनों में डिस्कस किया था, है ना। थंगजम दाबली सिंह जो कि कहाँ के हैं, मणिपुर के, है ना, थंगजम दाबली सिंह ये मणिपुर के हैं, है ना। और इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन दिया गया अवार्ड, है ना। तो स्टार्ट 1875 में जापान के किंग मेगी के द्वारा दिया, शुरुआत की गई थी इसकी। और इसकी कैपिटल क्या है जापान की, टोक्यो। येन करेंसी और शिंजो आबे ये भारत के पीएम के बहुत अच्छे मित्र हैं, शिंजो आबे। तो ये यहाँ के पीएम चल रहे हैं, राइट। इसके बाद और डिस्कस कर लेते हैं, कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स और भी रह गए हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आयुष मंत्रालय के बारे में मैंने पूछा था आपसे। तो आयुष में ए का मतलब क्या है, आयुर्वेदा। वाई का मतलब क्या है, योगा एंड नेचुरोपैथी। यू का मतलब क्या है, यूनानी है ना, सिद्धा। ये सभी तरीके हैं मेडिकल एरिया में। और होम्योपैथी है ना, जैसे एलोपैथी होता है वो तो विदेशी मेडिकल दवाइयों की, जो विदेशी दवाइयाँ होती है उसको एलोपैथी बोलते हैं हम लोग। तो होम्योपैथी है ना, एलोपैथी विदेशी का, सिद्धा यूनानी, है ना, ये सभी जो हैं आयुष मंत्रालय के फुल फॉर्म। तो एच का मतलब क्या है, होम्योपैथी। एस का मतलब सिद्धा। तो आयुष मंत्रालय। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 9 नवंबर 2014 को, जब नरेंद्र मोदी जी की पहली बार सरकार आई थी। आयुष मंत्री वर्तमान में कौन चल रहे हैं, श्री पी.डी. येशो नाइक। ये कहाँ के हैं, गोवा के। तो ये बात याद रखना, आयुष मंत्री कौन चल रहे हैं अभी, श्री पी.डी. येशो नाइक चल रहे हैं वर्तमान में। इसके बाद में आ रही है बात कि जो ऑपरेशन संजीवनी था, ये हमको पता है, पूरा अच्छे से डिस्कस किया था हमने। स्टार्टेड बाय इंडियन नेवी, मालदीव में भेजा गया कोविड-19 के लिए, उनको कुछ किट्स और आवश्यक सहायता मुहैया करवाई हमने। तो ऑपरेशन वेनिला हमने बहुत अच्छे से बात कर ली है। ऑपरेशन वेनिला क्या है, वेनिला क्या है शब्द, मेडागास्कर में बहुत ज़्यादा। यहाँ का जो कैपिटल है वो अनंतनानारिवो है ना। और ये मेडागास्कर जो है वो दुनिया का 4th सबसे बड़ा आइलैंड है, दुनिया के 4था सबसे बड़ा आइलैंड है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दुनिया के 5 बड़े आइलैंड के नाम क्या हैं, द्वीप समूह के नाम क्या हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। मेडागास्कर है ना। और ये साइक्लोन की, है ना, डियान नाम का साइक्लोन आया था, यहीं से शुरू हुआ था। तो इसकी मदद के लिए हमने भेजा था वहाँ पे। ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका वो सेलोन है। स्पेलिंग क्या है, SCYLON। तो श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था, सेलोन के नाम से जाना जाता था 1972 के बाद। और 1978 से इसका नाम क्या हो गया, श्रीलंका। तो ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स ये लोग बताते हैं स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे, आप सबसे पहले सफल होंगे इस राह में। तो देखिए आगे चलते हैं, आगे लास्ट एक सेक्शन और। तो ये हमने देख ही लिया, कोलंबिया की राजधानी बगोटा और कोलंबियन पीसो, और ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है, वेरी गुड। और इसके बाद में आ रही है बात, मैंने आपसे पूछा था कि जो अजरबैजान है वो कैस्पियन सागर के पास में आता है पिछले लेक्चर में। तो इसके अलावा 5 कौन कौन से देश कैस्पियन सागर के चारों ओर बाउंड्री टच करते हैं। तो सबसे बड़ा देश तो रशिया टच होता ही है, जिसकी राजधानी क्या है, मॉस्को। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। तीसरा जो देश है वो कजाकिस्तान, और इसकी राजधानी का नाम हाल ही में परिवर्तित किया, नाम बदल दिया, नूर सुल्तान, यहाँ के प्रेसिडेंट के नाम पे रख दिया गया। एक भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे नूर सुल्तान, उनके नाम पे। तो इस नूर सुल्तान का पहले नाम अस्ताना था। इसके बाद में ईरान जो है वो भी जो है कैस्पियन सागर के जो वाटर को शेयर करता है। और
तुर्कमेनिस्तान जो है उसकी राजधानी अश्गाबाद है। तो ये 5 देश, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 देश आपको याद रखना, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर्बिया, द लास्ट पॉइंट इज सर्बिया, इसकी राजधानी बेलग्रेड है। आपको मुझे बताना है बेलग्रेड कौन से नदी पर स्थित है और उस नदी पर और कौन कौन से, है ना, सॉरी जो बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट का आपको क्वेश्चन में आंसर बताना है कि बुडापेस्ट कौन सी नदी पर है, और बुडापेस्ट जिस नदी पर है उसके अतिरिक्त कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर उस नदी पर स्थित है, ये बात मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सर्बियन दिनार, ये आपको क्लियर, ये नोवाक जोकोविच जो है वो यहाँ के सर्बिया के बहुत ही स्टार टेनिस फेमस, है ना, बहुत ही फेमस। तो देखिए आप जो है, आप जो इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसमें आप ज़रूर शेयर करें अपने साथियों को, अच्छे स्टूडेंट्स को ज़रूर ये लिंक भेजा करिए और उनको बोलिए कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को। और जल्दी मैं लाइव भी आऊँगा और उसमें मैं आपको अपना, है ना, मेरे चेहरे के साथ में, मतलब मैं आपको पूरी तरह से इतना इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो जाएगा जिस तरह से बहुत हाई टेक, है ना, सेटअप होता है ना। तो मैं इस पर काम कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड है उसके लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की आवश्यकता, और लॉकडाउन के चलते क्या है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है अभी जल्दी। अदरवाइज़ तो 2 दिन में ही क्या होता है वो हमारे घर में जो है डिस्पैच कर दिया जाता है। लेकिन अभी इसी के चलते क्या है, तो जब मेरे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन आ जाएगा तो मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट हो पाऊंगा और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को जो है हम लोग कवर करेंगे साथ में। सो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपके साथ में जो है 7 मई के करंट अफेयर्स को मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ आपके साथ में, राइट। तो देखिए हम लोग चलते हैं अब। तो 7 मई के जो करंट अफेयर है, आप बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आगे पूछता ही रहता हूं, आपको पता ही है। तो 7 मई का सबसे पहला जो करंट अफेयर है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 2020 में होनी थी स्थगित कर दी गई, और कब होगी, 2021 के लिए स्थगित कर दी गई। तो ये बैडमिंटन चैंपियनशिप करवाता कौन है, BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इन खेलों को रेगुलेट ये करता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, विश्व बैडमिंटन संघ इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। स्थापना कब हुई, 1934 में, और मुख्यालय कहाँ है, कुआलालंपुर, मलेशिया। आपको पता है ना, कुआलालंपुर इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया। और इसके हेड अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक लार्सन। और ये जो पॉल एरिक लार्सन है, इनका 1965 में जन्म हुआ है। बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर थे ये, और ये डेनमार्क से संबंध रखते हैं। डेनमार्क एक देश है यूरोप में। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में डेनमार्क की राजधानी क्या है, और जो इसकी राजधानी है उससे रिलेटेड पर्यावरण का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुआ था। तो मैं आपको ये हिंट दे रहा हूँ, तो डेनमार्क की मुझे आप राजधानी बताइए और वो सम्मेलन उस शहर के नाम से ही है, ठीक है। तो आपको ये बात पता चल गई है कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कब होगी, अब 2021 में होगी। ये बात पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो देखिए अब आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको साथ ही में एक और बात और बताना चाहता हूँ कि जो है आज ही के दिन, मतलब जो मेरा पिछला बैकलॉग है, मतलब कि आज 7 मई, अभी 7 मई आप पढ़ेंगे, उसके बाद में 8, 9 और 10, मैं केवल इन्हीं एक ही दिन के अंदर ये सारे के सारे सेक्शन कवर कर दूंगा। तो आप जो है लगातार ये चारों वीडियो है ना एक ही दिन में देख लेना, ताकि वापस से मैं अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू कर पाऊँ। दैट मीन्स मैं बैकलॉग आपके जल्द से जल्द क्लियर कर दूंगा, है ना। जितने भी 3-4 दिन के गैप रह गया, इस गैप को मैं आज ही फिल कर दूंगा पूरा आपके लिए, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आ रहे हैं। मैं समय समय पर आपको स्टैटिक जीके के बहुत अच्छे पोर्शंस भी करवाता रहूँगा करंट अफेयर में। तो आपको पता होगा कि नौसेना अध्यक्ष के बारे में आपको क्यों पता होना चाहिए, एडमिरल करमबीर सिंह। क्योंकि जो समुद्र सेतु अभियान, जो मालदीव के लिए समुद्र सेतु अभियान जो चलाया गया है, जो है ना हमारे जो है ना जो कोविड-19 के चलते लोग फंस गए हैं, उनको वापस लाने के लिए जो मालदीव में फंस गए, तो समुद्र सेतु, तो ये नौसेना से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए नौसेना के अध्यक्ष कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। उपसेना मतलब जो आर्मी के जो मतलब उपसेना प्रमुख है ना, वो कौन चल रहे हैं, SK सैनी, ये अभी बनाए गए हैं SK सैनी। और वर्तमान में ये तो है उप प्रमुख, सेकंड इन कमांड, और फर्स्ट इन कमांड कौन है, थल सेना अध्यक्ष, ये आप सभी को पता होगा, जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, अभी ये कुछ ही महीने पहले इनका जो है ना थल सेना अध्यक्ष के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था। अब देखिए ये सब जो होते हैं ना, जो भी हमारे एडमिरल है, नेवी के हेड, जो आर्मी के हेड हैं मतलब कि मनोज मुकुंद नरवाणे, और वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं मतलब एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, इन सभी के 3 स्टार लगता है। 3 स्टार का मतलब जो इनके जो सूट है, ड्रेस है,
उनके ऊपर 3 स्टार लगता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में एक नए पद की घोषणा की है और उसका जो सुझाव दिया था वो हमारे चीफ डिफेंस सिक्योरिटी जो एडवाइज़र हैं उन्होंने दिया था। तो चीफ डिफेंस स्टाफ जो है ये 4 स्टार होते हैं, 4 स्टार होते हैं ये। और ये कौन बनाए गए हैं? जो पिछले दिनों में आर्मी के हेड थे, जो आर्मी चीफ थे, विपिन रावत। तो विपिन रावत के 4 स्टार हैं, एयर चीफ मार्शल के 3 स्टार हैं। तो ये वायुसेना अध्यक्ष है ना, तो इनको 4 स्टार बनाया गया, 5 स्टार नहीं बनाया गया। लेकिन 5 स्टार किसको मिले हैं? मैं आपको मुझे कमेंट बॉक्स में 3 आंसर बताने हैं कि कौन कौन जो है अब तक भारत में फील्ड मार्शल के पद पर जा चुके हैं। फील्ड FIELD, फील्ड मार्शल। और फील्ड मार्शल कौन होते हैं? भारत में कुल कितने फील्ड मार्शल अब तक बने हैं, ये बात आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी, राइट। वायुसेना अध्यक्ष का नाम क्या है? RKS भदौरिया। तो हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन सभी हेड के नाम पढ़ लेते हैं। देखिए, भारत की जो चौथी कमांड मानी जाती है, भारत की जो चौथी आर्म्ड फोर्स मानी जाती है, जो कि है ना अभी भी क्या है, ये अभी भी गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ना, इसको चौथी आर्मी भी कहते हैं। कृष्णा स्वामी नटराजन, ये अभी इसके जो है ना हेड चल रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो NSG है, NSG जो सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं और कभी भी कोई अटैक होता है तो वहाँ पर NSG कमांडोज है ना। तो आप तो मुझे बताइए एक तो कि NSG का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है ना, हरियाणा में स्थित है। आप मुझे बताइए किस जगह पर है ना, उसका प्रॉपर नाम बताइए। और इसके जो हेड चल रहे हैं वो कौन है? अनूप कुमार सिंह NSG के हेड चल रहे हैं, है ना। तो रेलवे, भारतीय इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो सर्विसेज है उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो अरुण कुमार चल रहा है। आपको पता होगा रेलवे के अंदर जो है किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी या किसी भी प्रकार के हमले में जो उसको जो है ध्वस्त करने के लिए है ना, RPF है ना, रेलवे IRPF कर दिया आजकल, इंडियन रेलवे पुलिस फोर्स। तो देखिए अरुण कुमार इसके हेड चल रहे हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये जितने भी हमारे एयरपोर्ट या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि है ना, जिस प्रकार से रिलायंस जो है जामनगर में है ना, टाटा का जमशेदपुर में जो प्लांट है, तो इन सभी की सुरक्षा करता है CISF। इसके अलावा मेट्रो जितनी भी है, मेट्रोज़ में भी CISF है। तो ये जो है इनको सुरक्षा प्रदान करता है, किसी भी प्रकार के अटैक से जो है ये मुस्तैद रहता है हमेशा। तो राकेश रंजन जो है वो CISF के हेड है। CRPF जो ये रिजर्व पुलिस फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, नॉर्मली इंटरनल गृह युद्ध होने पर या फिर जैसे माओवादी, नक्सलाइट्स, इनसे लड़ने के लिए, और कई बार जितने भी इलेक्शन चुनाव करवाने के लिए CRPF को फॉरवर्ड किया जाता है। कहीं पर भी जैसे कहीं पर दिक्कत समस्या उत्पन्न होती है तो सबसे पहले इस बटालियन को भेजा जाता है। और कई बार क्या है, ये CRPF जो है ना बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी का काम करती है CRPF। तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी आपको याद रखना है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो है डायरेक्टर जनरल है। इसी प्रकार सशस्त्र सीमा बल, माफ़ी चाहता हूँ, एक मिनट माफ़ी चाहता हूँ मैं, एक मिनट देखिए, हाँ, सशस्त्र सीमा जो बल है, सशस्त्र सीमा बल है ना, SSB, ये SSB जो है ना वो नेपाल बॉर्डर पे डिप्लॉयड है। याद रखना, नेपाल जो बॉर्डर है ना वो भारत का बिल्कुल ऐसे हम लोग आसानी से आ जा सकते हैं नेपाल में। तो इसलिए क्या है, वहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी की आवश्यकता है। पाकिस्तानी जो है ना पूरे नॉर्थ से, चाइना से होते हुए, और वो है ना नेपाल बॉर्डर से सबसे ज़्यादा एंट्री करते हैं। तो कई सारे हमने आतंकवादियों को भी नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा है। तो SSB जो है ना वो नेपाल बॉर्डर पर हमको सुरक्षा प्रदान करती है, सशस्त्र सीमा बल। तो इसके महानिदेशक कौन है? कुमार राजेंद्र चंद्र इसके महानिदेशक हैं। भारत और तिब्बत जो इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स है वो चाइना से किसी प्रकार के अटैक से हमको रोकती है। तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट वाले में और कुछ उत्तराखंड वाले क्षेत्र में लोकेटेड हैं। और इसके जो ITBP के जो हेड है वो SS देशवाल हैं, है ना। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो रेखा है, जो लाइन है, उसे क्या कहते हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे क्या कहते हैं, अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो लाइन है उसे, इन तीनों लाइन के बारे में बताइए। मैगिनॉट, आपने बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा, मैगिनॉट लाइन किन दो देशों के मध्य है? और 17, 38 और 49, 49, 17, 38 एंड 49 पैरेलल लाइन
किन किन देशों के मध्य, ये आपको 5-6 क्वेश्चंस मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो मैंने आपको एक तो इंडिया के लिए वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन कि इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, मैगिनॉट लाइन, 17 पैरेलल, 38 पैरेलल और 49 पैरेलल, ये लाइनें किससे संबंधित हैं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, ये इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो वी के जौहरी हैं, वी के जौहरी। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन कौन से 2 देशों से हमारी सुरक्षा करती है, कहाँ पर डिप्लॉयड, इस आर्मी को कहाँ पर फैलाया हुआ है भारत ने, एक तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे और एक बांग्लादेश के बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हमने डिप्लॉयड किया हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई है, 1965 में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सभी के स्थापना के वर्ष, ये एग्जाम में पूछे हुए हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स का स्थापना वर्ष, एसएसबी का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, सीआईएसएफ का, है ना, इन सभी के स्थापना दिवस जरूर बताइए मुझे आप कमेंट बॉक्स में। एक मैं आपको बहुत ही शानदार प्रश्न पूछता हूं कि जो म्यांमार की बॉर्डर है, म्यांमार की बॉर्डर पर सुरक्षा करने के लिए, वहाँ पर हमने जो है ना पूरी तरह से चकबंदी करने के लिए हमने जो आर्म फोर्स लगाई हुई है, उसका नाम क्या है, आप मुझे वो बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि म्यांमार बॉर्डर से सुरक्षा करने के लिए हमने कौन सी आर्मी या बटालियन लगाई हुई है। अब देखिए एक बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है कि भारत में टोटल जो कमांड्स हैं, देयर आर 7 कमांड्स इन इंडियन आर्मी, है ना, COMMAND। टोटल कितने कमांड है, 7 कमांड है। तो इसमें से जैसे आपने सुना होगा जयपुर के अंदर मुख्यालय है ना, साउथ वेस्टर्न है ना, दक्षिणी पश्चिमी कमांड, नॉर्दर्न कमांड जो है ना, नॉर्दर्न कमांड है, वो नॉर्दर्न कमांड जम्मू एंड कश्मीर में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नॉर्दर्न कमांड जो है उसका मुख्यालय कहाँ है। इस प्रकार अलग अलग 7 कमांड है टोटल। तो इसमें से एक कमांड है जहाँ पर है ना सेना के प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसका ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये कभी भी आपसे प्रश्न आ सकता है। शिमला में लोकेटेड है और हाल ही में इसकी कमांड जो है ना लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को दी गई है। राज शुक्ला, याद रखना क्वेश्चन कि हाल ही में आर्ट्रैक्ट है ना, आर्ट्रैक्ट इसके जो है आर्मी ट्रेनिंग कमांड, इसका ये कहाँ पर है, शिमला में, और लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। तो एक बात याद रखना, भारत में जो आर्मी है उसके हेड कौन होते हैं, जनरल, और उसके नीचे जितनी भी ये 7 कमांडर, इन 7 कमांडों में जो पोस्ट होती है, सेकंड कमांडर जो है भारतीय आर्मी के, सेकंड जो रैंकिंग में जो नीचे ऊपर से सेकंड पोस्ट है वो लेफ्टिनेंट जनरल होती है, जनरल से नीचे। और मुकुंद नरवाणे आपको पता ही है कि वो हमारे जनरल चल ही रहे हैं, है ना। अभी हाल ही में क्या हुआ आपको पता होगा, किम जोंग उन जो हैं, जो कि उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध मेडल दिया गया व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो रशिया के, आपको पता ही है, और एक तरह के ऑटोक्रेट है, तानाशाह है, डिक्टेटर हैं। किम जोंग उन भी बहुत बड़े तानाशाह हैं, है ना, कोरिया के। आपको पता होगा लगभग 20 दिन जो है जोंग उन किम जो है बिल्कुल मिसिंग हो गए थे, गायब हो गए थे। तो अटकलें लगाई जा रही थी कि उनको कोविड-19 हो गया होगा, या वो मारे गए हैं, या आप कोई नया जो है ना हेड आएगा। लेकिन मैंने फाइनली पढ़ा तो एक ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे एनालिस्ट है, मैक्रो मैरो नाम से एक व्यक्ति हैं, और उन्होंने ये बताया, ये श्योर नहीं है लेकिन उन्होंने एनालिसिस करके बताया कि किम जोंग उन ये देखना चाहते थे कि जब वो एब्सेंट हो जाएंगे तो देश के हालात क्या होंगे, और हमारे उस देश में कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस है, जो कि सत्ता को हथियाना चाहते हैं। तो इससे जो है किम जोंग उनको ये पता चल जाएगा कि कौन लोग जो है ना जल्दी से पावर को ग्रैब करना चाहते हैं। तो वो क्या है, अपनी शक्ति को किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहते हैं, और इसीलिए वो गायब हुए थे, ये देखने के लिए कि किस प्रकार है ना देश में परिवर्तन आता है राजनीति में, और फिर तुरंत वो ओवरकम करके, क्योंकि आपने सुना होगा कि पिछले दिनों में जो उनके सगे चाचा भी थे उन्हें भी उन्होंने कुत्तों के आगे, है ना, जंगली कुत्तों के आगे डाल दिया था, है ना, जो कि बहुत ही नरभक्षी कैनिबल डॉग्स थे। तो वो ये देखना चाहते थे केवल, तो इसलिए वो गायब हुए थे। तो ये एक अटकलें लगाई जा रही है ना। तो आपको यदि कोई पूछे कि भाई वाई ही वॉज मिसिंग फॉर 20 डेज, तो यू कैन टेल अबाउट दैट ही इज़ अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, और वो देखना चाहते थे कि देश में राजनीति किस प्रकार चेंज होती। डोनाल्ड ट्रंप ने जो IBRD, ये मैंने आपको पहले भी बताया क्वेश्चन, IBRD है ना, IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ
रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक की जो है ना ऋण शाखा, मतलब जो ऋण देती है, IBRD है ना, ब्रेटन वुड सम्मेलन के थ्रू ही वर्ल्ड बैंक और जो है IMF की स्थापना हुई थी। तो उसके जो कार्यकारी निदेशक डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया, वो किसे बनाया है, ये इंडियन ओरिजिन है, अशोक माइकल पिंटो। तो अशोक माइकल पिंटो को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड बैंक की जो ऋण शाखा है उसका कार्यकारी निदेशक बनाया है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि आज ही के दिन सारे करंट अफेयर्स जो हैं, जो बैकलॉग्स हैं, वो मैं कवर कर दूंगा, है ना, 8 मई, 9 मई और 10 मई के। तो आप लगातार जुड़े रहिए, और उसके अलावा जो है सारे सेक्शन जो है दूसरे सब्जेक्ट्स भी कवर कर दूंगा, है ना। मैं कुछ टेक्नोलॉजी पर और ज़्यादा सीखना चाह रहा हूँ ताकि और अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, टाइप्ड मटेरियल भी दे सकूँ। तो विश्व अस्थमा दिवस जो है वो 5 मई को मनाया जाता है। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, और इसके मनाने की घोषणा कौन करता है, GINA। विश्व अस्थमा, अस्थमा आपको पता होगा कि एक फेफड़ों की बीमारी है, लंग्स की, ब्रोंकाइटिस की। और यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल लंग्स जो है ना वो संकुचित नहीं हो पाते हैं, और अस्थमा के कारण आदमी की मौत भी हो जाती है। तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, है ना, तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA जो है मनाने की घोषणा की। और 2020 का थीम क्या है, एनफ अस्थमा डेथ्स, मतलब अब तक जो डेथ हो गई है ना वो बहुत हो गई हैं, अब हमको इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। और हम किसी भी चीज़ का दिवस क्यों मनाते हैं, विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को मनाया जाता है, क्यों मनाते हैं, ताकि लोगों में उसके बारे में अवेयरनेस या जागरूकता हो सके। अब देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है कि पहले हिंदू पायलट जो हैं पाकिस्तान वायुसेना के कौन बने हैं अभी, राहुल देव। तो ये राहुल देव याद रखना, फर्स्ट हिंदू पायलट बिकेम इन पाकिस्तानी एयरफोर्स। और पाकिस्तान की राजधानी सबको पता है क्या है, इस्लामाबाद। यहाँ की मुद्रा क्या है, पाकिस्तानी रुपया। इमरान खान आपको पता ही है प्रधानमंत्री है। आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, एक प्रश्न का आंसर आपके पास आ गया, रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ रेखा है। आपको मुझे बताना है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें हाल ही में जो है ना 3 फीमेल कमीशन्ड हुई थी, है ना, 3 महिलाओं को कमीशन्ड किया गया था एज ए पायलट। तो आप उन तीनों फीमेल जो लेफ्टिनेंट है उनके नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और सबसे पहले कौन बनाई गई थी ये बताइए आप। जो भारत की एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है PSU है ना, सार्वजनिक उपक्रम है PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट। IOCL सबसे बड़ा कौन सा है ऑयल के मामले में भारत का, ONGC जो है आपको पता होगा ये महारत्न कंपनी है ना, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्ना 1 और मिनी रत्ना 2, ये 2 होता है, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2। तो IOCL और ONGC ये दोनों ही जो है ना महारत्ना कंपनी में आती हैं। आप मुझे कंडीशन बताइए कि महारत्ना कंपनी की कंडीशन क्या होती है, क्या आधार होगा कि उसको महारत्ना कंपनी जो है ना भारत घोषित करेगा। और उनको भारत सरकार ने कुछ फ्रीडम्स दिए हुए हैं कि वो स्वतंत्र अपना जो है ना कार्य कर सकते हैं, कितना भी निवेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी एक कंडीशन है। तो है ना, महारत्ना कंपनीज उन्हें कहा जाता है। तो IOCL जो है उसके अभी हाल ही में चेयरमैन किसे बनाया है, श्रीकांत माधव वैध को बनाया गया चेयरमैन इसका, है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सार्वजनिक उपक्रम। और कब स्थापना हुई IOCL की, 30 जून 1959 को। जैसे एक BPCL भी आपने सुना होगा, भारत पेट्रोलियम, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ है IOCL का, न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है, संजीव सिंह, प्रेसिडेंट संजीव सिंह है, लेकिन चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया, बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है, श्रीकांत माधव वैद को इसका, है ना। एक बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम में आपके लिए हो सकता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है। ये किसी एक पेपर में और कई सारे पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है ना, क्योंकि टॉयलेट से रिलेटेड भारत में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो इसी प्रकार का एक दिवस है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि कोविड-19 के चलते। आप याद रखना, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, वर्ल्ड हैंड हाइजीन, है ना, हैंड हाइजीन डे, ये 5 मई को मनाया जाता है। अस्थमा दिवस भी कब मनाया जाता है, 5 मई को। उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्रोत्साहित करना। बार बार हाथ को मसल कर धोएंगे तो जो कोविड-19 का जो वायरस है उसकी लेयर, लिपिड लेयर है, वो पूरी की पूरी टूट जाती है। और उससे क्या होता है, तो इस तरह से क्या होता है, यदि हम बार बार हाथ धोते रहेंगे तो बिल्कुल स्वच्छता रहेगी और हमको किसी प्रकार की बीमारी ना, कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। तो थीम क्या था हाथ स्वच्छता दिवस का, सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड, जिंदगी बचाइए, अपने हाथ साफ कीजिए। 5 मई याद रखना, ये एक पेपर में, किसी में भी पेपर में आ सकता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको शुरू किया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को स्थापना दिवस है और इसी दिन को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे है ना के रूप में इसको मनाया जाता है। और WHO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है और टेड्रोस एधेनॉम जो कि इथियोपिया के हैं, है ना, इथियोपिया के ये पहले स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हुए हैं, टेड्रोस एधेनॉम, है ना। इथियोपिया की आपको मेरे को राजधानी बतानी, इथियोपिया की राजधानी, है ना। और हाल ही में किस इथियोपिया के प्रेसिडेंट को, है ना, शांति पुरस्कार दिया गया था, और कमेंट बॉक्स में बताइए क्यों दिया गया था इथियोपिया के राष्ट्रपति को अभी, है ना, 2019 का पीस पुरस्कार दिया गया था, राइट। आगे चलते देखिए, स्वच्छता दिवस हो गया। अभी देखिए एक ये पुरस्कार आपके एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि DM फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको बताइए ना किस में आता है, 19वें भारत के 19th आर्टिकल में आता है। तो DM की फुल फॉर्म क्या है, ड्यूश वैले, ड्यूश आपको पता होगा ना, ड्यूश एक बैंक भी है, ड्यूश बैंक कहाँ का है, जर्मनी का। तो इस तरह के जब भी शब्द आए ना ड्यूश वगैरह तो याद रखना वो जर्मनी से रिलेटेड होगा, कंफर्म बात है, क्योंकि ड्यूश बैंक भी जर्मनी का, ये ड्यूश भी, तो ये जर्मनी ने दिया है, DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, है ना। ये भारत किस भारतीयों को दिया गया, सिद्धार्थ वरदराजन को इस बार का DM फ्रीडम ऑफ स्पीच पुरस्कार दिया गया। कुल कितने लोगों को दिया गया, ये कुल 17 रिपोर्टर्स को दिया गया। कितने, 14 देशों के 17 रिपोर्टर्स को दिया गया। और इसका उद्देश्य क्या था, है ना, एक बार सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, इसका उद्देश्य क्या था वो देख लेते हैं। इसका उद्देश्य था कोविड-19 के चलते कई सारी मीडिया पर तो पाबंदी लगी है, उसके बावजूद भी जो है ना ये बहुत अच्छी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अवार्ड 14 देशों के 17 रिपोर्टर्स को दिया गया, उनमें से एक भारतीय है सिद्धार्थ वरदराजन। तो याद रखना DW ड्यूश वैले, है ना, ये जर्मनी से रिलेटेड है, जर्मनी द्वारा दिया जाता है। ब्राज़ील के लिए भारत के एक नए राजदूत एम्बेसडर, है ना, आप याद रखना यहाँ पर हाई कमिश्नर नहीं आएगा, यहाँ पर एम्बेसडर आएगा। क्यों, क्योंकि ब्राज़ील जो है ना वो इंग्लैंड का कोई एक उपनिवेश नहीं रहा है। जो इंग्लैंड के उपनिवेश रहे हैं ना उनके मध्य जो भी एम्बेसडर होते हैं उन्हें हाई कमिश्नर कहा जाता है। जैसे भारत का पाकिस्तान में जो है उसे हाई कमिश्नर कहा जाएगा, राइट, बांग्लादेश में उसे हाई कमिश्नर कहा जाएगा। लेकिन जो इंग्लैंड का जहाँ पर कॉलोनलाइजेशन नहीं हो पाया वहाँ पर राजदूत या एम्बेसडर कहते हैं। तो ये दक्षिणी अमेरिकी एक देश है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में है, ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट शहर जो है वो रियो डी जेनेरियो है, लेकिन राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया। जैसे भारत का बहुत शानदार शहर माना जाए तो मुंबई है, लेकिन राजधानी क्या है, दिल्ली। तो उसी तरह से आपको ये भी याद रखना, ब्राज़ीलियन रियाल यहाँ की करेंसी है। तो याद रखना ब्राज़ील की करेंसी कभी पूछी जा सकती है। कमेंट बॉक्स में बताइए रशिया की करेंसी क्या है, रूस की, है ना। आप मुझे एक बहुत ही शानदार प्रश्न का आंसर बताइए, मैं बहुत ध्यान से सुनना। हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी रियाल को तोमान में परिवर्तित कर दिया है? तो वो कौन सा देश है जिसने रियाल करेंसी से तोमान करेंसी पे चला गया है? तो वो उस देश का नाम बताइए मुझे, रियाल से तोमान, है ना। तो जैर बोल्सोनारो कौन है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। इन्हीं के कारण, इन्हीं के एक्टिविटी के कारण जो है ना ब्राज़ील के जंगलों में आग लगी थी, क्योंकि ये है ना ज़्यादा से ज़्यादा कृषि एग्रीकल्चर करना चाहते हैं उस अमेज़न के वन में, और इसलिए इन्होंने वनों को कटाई करने का आदेश दिया था। तो उसकी वजह उन्होंने आग लगाने की घोषणा कर दी। देखिए एक हिस्ट्री का बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है, बिरसा हरित ग्राम योजना। तो बिरसा हरित ग्राम योजना जो है ना ये झारखंड सरकार द्वारा, और बिरसा मुंडा आपको याद आ रहा होगा, बिरसा मुंडा एक ट्राइबल आंदोलन हुआ था, है ना, ट्राइबल आंदोलन, एक शब्द भी यूज में आता है उलगन, है ना, उलगन, बिरसा मुंडा के उलगन, है ना। तो वो उसका मतलब है द ग्रेट ट्यूमुल्ट, और बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था, आई एम द गॉड, और वहाँ के सभी जनजाति के लोग जो है ना उन्हें भगवान का दर्जा दिया करते थे, राइट। तो बिरसा मुंडा जो है, बिरसा हरित ग्राम योजना क्या है, तो सीधी सी बात है झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, और बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन चलाया था, ट्राइबल जनजातीय आंदोलन, वो वहीं चलाया था। उस समय पर जो झारखंड है वो कौन से राज्य में आया करता था, उस समय वो जो है बंगाल प्रांत में आया करता था। तो 5 लाख परिवारों को हरित फलदार पौधे दिए जाएंगे। क्या उद्देश्य है इसका, कि दिए जाएंगे, और पौधारोपण के 3 वर्ष बाद प्रत्येक जो परिवार है ऑटोमेटिकली 50,000 प्रति वर्ष
की आमदनी की उम्मीद है, संभावना है, तो उन्हें क्षेत्र दिया जाएगा, एरिया दिया जाएगा जहाँ पर वो फलदार पौधे लगा सकें। और इससे क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी परिवर्तन आएगा और उनकी आर्थिक व्यवस्था जो है ना, लगभग 50,000 यदि वार्षिक कमाई हो जाती है तो एक ये बहुत अच्छी बात है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। तो बिरसा हरित ग्राम योजना, तो ये बिरसा मुंडा आपको याद रखना है। आप मुझे और भी कुछ बता सकते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में, तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में अच्छे से बताइए। अब आ रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जो वन क्षेत्र से रिलेटेड ही है ना, मार्क्स वॉलेनबर्ग पुरस्कार। मार्क्स वॉलेनबर्ग पुरस्कार जो है, ये जो है वन क्षेत्र से, मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड जो है ना ये पुरस्कार है। और इसके जो विजेता हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वॉरिंग और निकोलस सी कूप्स। जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वॉरिंग और निकोलस सी कूप्स, इनको दिया गया है क्योंकि ये 1990, देखो ध्यान से सुनना, 1990 से ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो है वनों के लिए। और ना ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उन्होंने एक टर्म भी दी है इन्होंने, 3Ps, मतलब फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल और प्रेडिक्टिव ग्रोथ, कि किस प्रकार जो है ना जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने के वाला एक मॉडल दिया है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमको वनों को बहुत ज़्यादा बनाना होगा ताकि क्या हो सके, क्लाइमेट चेंज ना हो सके और विश्व का टेम्परेचर ना बढ़ सके। अभी कुछ ही 2-4 पॉइंट्स और रह गए हैं, तो आप जो है अपना सब्र बनाए रखें, हमेशा लेक्चर को पूरा देखेंगे तभी आपके एक एक क्वेश्चंस कवर हो पाएंगे। और आज ही जो है मैं लेक्चर पेस्ट कर दूंगा तो आप उनको भी आज ही देख लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस है ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी साइंस डे जो है, जो बसंत ऋतु होती है, स्प्रिंग जो सीज़न है, उसका कब मनाया जाता है, 2 मई को। और जो ऑटम सीज़न है, ऑटम का मतलब शरद ऋतु, उसका 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये 2 दिवस आप और याद रखना, 2 मई और 26 सितंबर, है ना, तो ये बात याद रखना। और 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो बनाई गई थी, है ना। अब देखिए एक बुक है जो एग्जाम में आपके आ सकती है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द रूम वेयर इट हैपेंड, वह रूम जहाँ पर ये सब कुछ हुआ, है ना, ये किसने लिखी है, जॉन बोल्टन। और ये जॉन बोल्टन कौन है, जो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं और ये यूएस के सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। तो जो व्हाइट हाउस है वहाँ पर जो है ना, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया है, वहाँ की डिप्लोमेसी, उनके जो राजनीति थी वहाँ की सभी, उसके बारे में। तो ये यूएस के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, 2019 में रिटायर हो चुके हैं, जॉन बोल्टन। द रूम वेयर इट हैपेंड, ये जो पुस्तक है ये इन्होंने लिखी है, राइट। अब देखिए, स्विमिंग चैंपियनशिप, स्विमिंग विश्व चैंपियनशिप जो 2022 में आयोजन होगा, वो कहाँ होगा, फुकुओका। ये फुकुओका में जो है ना इसका आयोजन होगा, ठीक है, जो स्विमिंग चैंपियनशिप है। तो स्विमिंग चैंपियनशिप कौन करवाता है इसका, जिस प्रकार फीफा जो है ना, फीफा जो है वो फुटबॉल करवाता है, वैसे ही फिना, जो फिना जो है, अब ये फिना नाम कैसे आया, ये एक फ्रांसीसी नेम है। इस तरह के जब भी नेम आए ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे देखो ये ऐसे लगाया हुआ है, तो फेडरेशन इंटरनेशनले डे नेशनल, तो ये फिना की फुल फॉर्म है। तो ये सबसे पहली बार जो बना था वो 1908 में बना था, जो है स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए जो है ये जो फेडरेशन बना था, और ये यूके में स्थापित था 1908 में। और ये फिना जो है यही विश्व चैंपियनशिप करवाता है स्विमिंग की। और 2000 ये जो 19वीं जो वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप है, जो जलीय चैंपियनशिप है जिसमें स्विमिंग होगा, वो जापान के फुकुओका में होगा। तो हम लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं कि भविष्य में जो गेम्स होंगे, विश्व के प्रमुख गेम्स, वो कौन कौन से देश के कौन कौन से शहर में होंगे, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो जो कॉमनवेल्थ गेम है, कॉमनवेल्थ गेम जो इंग्लैंड के जितने भी उपनिवेश देश थे उनके बीच कॉमनवेल्थ गेम होता है। तो 2022 में ये जो कॉमनवेल्थ गेम होगा वो यूके के बर्मिंघम शहर में होगा। 2022 में वर्ल्ड जो गेम्स हैं, वर्ल्ड गेम, वो अमेरिका के बर्मिंघम शहर में होगा और ये यूके के बर्मिंघम शहर में होगा। याद रखना, कॉमनवेल्थ में कभी भी अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं करता, याद रखना ये बात। 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं, है ना, जो शीत ओलंपिक्स है, वो बीजिंग में होंगे। बीजिंग इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना। और जो 2022 के एशियन गेम है, जो एशियाई गेम्स हैं, वो हैंगजाऊ चाइना में ऑर्गेनाइज होंगे, राइट। इसके बाद में ये तो आप सभी को पता होगा कि फीफा 2022 जो है वो कहाँ होने वाला है, कतर, जो कि दोहा इसकी राजधानी है, कतर देश में होगा, है ना, फीफा 2022। और 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होगा।
आपको पता होगा ना कि पिछले सालों में तो हम इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका साथ में ऑर्गेनाइज करवाते थे, लेकिन 2023 का 2023 में, है ना, 2019 में हुआ था 4 साल पहले, मतलब 23 से 4 साल पहले 2019 में, तो अब का होगा तो ये इंडिया में होगा। 2023 का जो मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप है वो भारत के एक राज्य ओडिशा भुवनेश्वर शहर में ये पूरा ऑर्गेनाइज होगा, जो हॉकी वर्ल्ड कप है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हॉकी वर्ल्ड कप 2023 और क्रिकेट वर्ल्ड कप ये भारत में होगा, ये बात याद रखना। फीफा कतर में, याद रखना, एशियन गेम हैंगजाऊ चाइना में, विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में, है ना, ये सभी बात आपको पता होनी चाहिए। जो रग्बी एक गेम होता है ना, रग्बी में एक बॉल को लेके भागना होता है और एक पोल तक लेके जाना होता है, उस बीच में बहुत सारे लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, रग्बी गेम, तो उसका जो 2023 का होगा वो फ्रांस में होगा। और बास्केटबॉल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अमेरिका में तो बहुत ही ज़्यादा बास्केटबॉल खेलते हैं लोग, USA में, तो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में होगा। तो इस प्रकार जो है फिलीपींस, याद रखना, फिलीपींस की राजधानी मनीला, जापान की जो है वो टोक्यो, और इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो ईस्ट कैलिमेंटन है। तो आपको इस तरह के सभी पॉइंट्स जो है ना आपको अच्छे से कवर करने हैं, और अपने दोस्तों में ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए ज़रूर सजेस्ट करें। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।